नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है बितान भाग 2, पाठ अतीत में दबे पाँव और लेखक हैं ओम थानवी। बच्चों, हमने 4 पार्ट इसका पढ़ लिया है और अभी हम इसमें पार्ट 5 लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें कि आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें जो है वो पैराग्राफ 4 है और यह 41 से लेकर के 43 तक पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया है, यहाँ से पैराग्राफ मैंने लिया है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं बल्कि खेती भी जो है वो बहुत अच्छी होती थी, उसका वर्णन है और यहाँ से लेकर के एक प्रकार के ईंटों से बने हैं। बच्चों, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं कि सिंधु घाटी के दौर में लेखक ने बताया, जब वहाँ गए थे तो वहाँ से जब वापस आए लेखक, तो उन्होंने जो ये यात्रा वृत्तांत अपना लिखा उसमें ये बताया कि वहाँ की स्थिति क्या थी, वहाँ लोगों का जीविकोपार्जन क्या था। तो लेखक ने कहा कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं बल्कि उन्नत खेती का भी वर्णन उस समय का मिलता है और कुछ विद्वानों का मानना है कि मूलतः वहाँ के जो लोग थे वो खेतीहर थे और पशुपालक सभ्यता ही थी। मतलब उनके जीविका का जो साधन था, मतलब अपनी रोजी रोटी चलाने का जो साधन था वह खेती करना और पशुपालन था। उसके बाद इसी पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि शुरू में तो लोहे का वहाँ पर जो है वो कम प्रयोग होता था, लेकिन पत्थर और तांबे की अधिकता वहाँ पर थी। पत्थर जो है वो सिंध में ही था और तांबे की खानें जो हैं वो राजस्थान में थी। मिस्र और सुमेर में ऐसा उल्लेख लेखक ने किया है कि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण के इस्तेमाल होने का भी उल्लेख इसमें लेखक ने किया है। और साथ ही इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग जो है वो रबी की फसल उगाते थे। जैसे रबी की फसल में क्या होता है, कपास, जौ, सरसों और चना आदि। तो इन सब चीज़ों के जो है वहाँ खुदाई जब हुई थी तो इसके पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं और वह ऐसा कहा है लेखक ने कि वह सभ्यता का तर युग था, यानी कि उस समय जल की व्यवस्था थी, लेकिन ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वह सूखे में ढल गया होगा। तो लेखक ने वहाँ के बारे में यह बताया है। और आगे जो है इसमें ये इसका अभी तो ये हो गया आपकी खेती का उल्लेख कि वहाँ की सभ्यता जो है खेती और पशुपालन की थी। कुछ लोगों का ये मानना था उस समय के विद्वानों का, पुरातत्वविदों का, कि लोग खेती नहीं करते थे, वो बल्कि आयात करते थे, बाहर से वो अन्न मंगाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, वो उनके यहाँ खुद लोग समृद्ध थे और खेती और पशुपालन बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर किया जाता था। सूती कपड़े का उल्लेख भी इसमें आया है कि जैसे कहते हैं ना कि कताई बुनाई का भी उस समय प्रयोग होता था, तो इसका जो है वो उल्लेख लेखक ने किया है, प्रामाणिकता के तौर पर किया है। क्यों? क्योंकि खुदाई में ये सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे सूती कपड़े का उल्लेख जो 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला था। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई, बुनाई और रंगाई भी होती थी। माधव स्वरूप वत्स को रंगाई का छोटा कारखाना मिलने का उल्लेख है। ऐसा उल्लेख है कि जब वहाँ पे माधव स्वरूप ने खुदाई करवाई थी तो उस समय उनको रंगाई का एक छापा खाना भी मिला था, एक उसका कारखाना भी मिला था जहाँ रंगों को के माध्यम से कपड़ों को रंगा जाता था। तो इस तरह से रंगरेज उस समय थे और कपड़े आदि को रंगने का काम होता था। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग होना। तो बच्चों, मेसोपोटामिया में जो है, मेसोपोटामिया पहले बता दिया था इराक, उसके शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि अगर कहीं मेलुहा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो ऐसा प्रयोग माना जाता है कि यह मेलुहा शब्द जो है वो मेसोपोटामिया के जो शिलालेख हैं उसमें मोहनजोदड़ो के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह से बच्चों, लेखक घूमते घूमते फिर पहुँचे कहाँ, जो महाकुंड था, जो महाकुंड के उत्तर में जब वो गए तो वहाँ जाकर के जो उन्होंने देखा उसका वर्णन भी इसमें किया है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक लेखक ने बताया कि एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच एक खुला बड़ा दालान है, दालान मतलब बरामदा, जैसे बैठक कहते हैं ना वैसा, और उसके तीनों तरफ जो है वो बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे ऐसा लगता है। पुरातत्व के जो जानकार हैं
वो ये कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएँ जो हैं वो सटी हुई होती थी। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जा सकता है। तो इस तरह से देखेंगे कि उत्तर पूर्व में जो छोटे छोटे कमरे थे, जो ज्ञानशालाएँ थीं, उसको कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स जो है वो कहा जा सकता है, ऐसा लेखक ने कहा है। और वही उन्होंने ये भी बताया था कि दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। भग्न इमारत का अर्थ होता है कि टूटी हुई इमारत है। उसकी विशेषता क्या है कि इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है और अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। तो इसका उल्लेख वहाँ पर लेखक ने जब गए थे देखा तो वहाँ पर उन्होंने किया है। उसके बाद बच्चों वहाँ पे जो जगह जगह जो बस्ती है, जो गढ़ है, उसको जैसे होता है ना कि हम नाम से जान जाते हैं कि ये बड़ा शहर है, छोटा शहर है, ये नीचा है, ये ऊंचा है, तो उसी तरह से वहाँ भी है। वहाँ के बारे में भी जो उन्होंने जानकारी प्राप्त की उसके बारे में इन्होंने बताया है कि जब गढ़ की 4 दीवारी लांघ करके हम बस्तियों की तरफ गए, लेखक ने बताया, तो गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है ये, और इन्हें जो है वो नीचा नगर जो है वो कहा जाता है। खुदाई की जो प्रक्रिया है उसमें टीलों का आकार जो है वो घट गया है। कहीं कहीं वे फिर ज़मीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं, बस्ती में जो है वो बस्ती के कुएं और मीनारें आदि जो है वो वहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इस तरह से बच्चों इस जगह को जो है वो नीचा नगर कहा जाता है। उसके बाद लेखक ने आगे पूरब की बस्ती का उल्लेख किया है। तो पूरब की बस्ती का उल्लेख ये है कि जो पूरब की बस्ती है वो रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के समय में यह परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है कि पूरब की जो बस्तियां हैं वह गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो में अगर देखेंगे तो यह उल्टा था। मोहनजोदड़ो के समय जो पूरब की बस्ती थी वह रईसों की बस्ती थी, जबकि आज के समय में पूरब की बस्ती को रईसों की बस्ती नहीं माना जाता, क्योंकि आज इनको गरीबों की बस्ती माना जाता है। तो इस तरह से पूरब की बस्ती को रईसों की बस्ती कहा जाना। खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त जो खुदाई कराते थे, जो पुरातत्ववेत्ता थे, उनको जो है एक संक्षिप्त नाम दे दिया जाता था। जैसे D.K. हल्का, दीक्षित काशीनाथ की अगर खुदाई उन्होंने कराई तो उनको एक हल्का मतलब क्षेत्र, उस एरिया को D.K. हल्का कहा जाने लगा। यह दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। जो D.K. हल्का है वो दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से बच्चों ये पैराग्राफ के महत्वपूर्ण बिंदु थे, और अभी जो है वो पैराग्राफ आधारित प्रश्न हैं। इस प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे। जैसे लेखक ने सिंधु सभ्यता के खेतीबाड़ी के विषय में क्या उल्लेख किया है, यह भी अभी मैंने आपको बताया। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य जीविकोपार्जन क्या था, यह भी आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं में से मिल गया होगा। मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह भी आपको इसका उत्तर मिल गया होगा कि यह मोहनजोदड़ो के लिए प्रयुक्त हुआ है। नीचा नगर और रईसों की बस्ती से क्या तात्पर्य है, तो इसमें आपको ये बताना है कि यह किस तरफ, किस दिशा में स्थित हैं और इनका तात्पर्य क्या है। काशीनाथ के नाम पर बना हल्का क्या कहलाता है, तो D.K. जी अभी आपको मैंने बताया। इस तरह से बच्चों ये आपका पैराग्राफ जो है वो पूरा हुआ। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। धन्यवाद।